चलिए शुरू करते हैं। इंडियाज डिफेंस सिस्टम, भारतीय सुरक्षा व्यवस्था। इन द लास्ट चैप्टर वी स्टडी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। पिछले चैप्टर में हमने भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ा। We have now understood that the primary national interest of a country includes defense from foreign aggression and internal unrest and keeping the borders safe। देखिए, हमने ये सीखा है कि हमेशा हमारे देश का हित किस में होता है। एक तो बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना, जो अंतर्गत अव्यवस्था है, कोई यानी टेररिस्ट वगैरह काम कर रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करना, और हमारी बॉर्डर्स की सुरक्षा करना, सीमाओं की। फॉर दिस एवरी नेशन क्रिएट्स अ डिफेंस सिस्टम एट द नेशनल लेवल। तो ये सुरक्षा करने के लिए जो है हर देश जो है राष्ट्रीय सतह पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करता है। इंडिया हैज ऑल्सो क्रिएटेड सच अ सिस्टम। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट्स नेचर एंड स्टडी द चैलेंजेस इट फेसेस। देखिए, भारत ने भी अपनी एक सुरक्षा व्यवस्था बनाई हुई है। इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी? भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा यानी क्या? द इंटरनेशनल सिस्टम इज मेड अप ऑफ सोवेरियन नेशंस। जो देश है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में, वो बहुत से देश है जो स्वतंत्र है, स्वयंप्रभु है। Even if they cooperate with each other, sometimes there are conflicts between these sovereign nations। बहुत बार तो एक दूसरे के साथ वो सहयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी उनके बीच में झगड़ा भी हो सकता है। There are disputes between nations over boundaries or sometimes conflicts emerge between them over water sharing। तो कई बार विवाद होते हैं दो देशों के बीच में, उनके बाउंड्रीज सीमा के हिसाब से विवाद होते हैं, या फिर जो नदियों का पानी है उसका शेयर करने के बारे में विवाद होते हैं। Some other reasons for conflict could be not following the terms of international treaties, constantly competing against each other, and influx of refugees from neighboring countries। दूसरे भी कुछ कारण होते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन ना करना, फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ बहुत प्रतिस्पर्धा रखना, बहुत कंपटीशन करना, और अपने देश से दूसरे देशों में रिफ्यूजीज भेजना, अपने नागरिक इलीगली भेजना। Whenever such a conflict of interest arises between nations, it is sought to be resolved by compromises and discussions। जब भी ऐसे झगड़े आते हैं, विवाद होते हैं, तब चर्चा करके जो है वो विवाद सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। But when such efforts are not enough to resolve the conflict, a nation may think of war। जब ऐसे झगड़े यानी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, जब चर्चाओं से उत्तर नहीं मिलता, तब कई बार युद्ध भी किया जाता है। When a nation attacks another and challenges the sovereignty of the latter, it endangers the security of the nation। जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है, उसके स्वतंत्रता खतरे में लाता है, तब उस देश की दूसरे देश की सुरक्षा खतरे में आती है। Such challenges are created due to the military power of the aggressive nations। जो आक्रमणकारी देश होते हैं, उनके सैन्य शक्ति के कारण ऐसी समस्याएं आती है। In any situation, a nation's first duty and responsibility is to keep the security systems always well prepared and ready। ये ऐसे समस्याओं के कारण, ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए देश का कर्तव्य होता है कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा सजग रखना, पूरी तरह से तैयार रखना। दिस इज कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी। इसे बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा। कैन यू टेल सम एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉन्ट्राडिक्टरी नेशनल इंटरेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड अवर नेबरिंग नेशंस। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री यानी एक दूसरे की मदद, एक दूसरे के इंटरेस्ट सेम होना। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर नेपाल की प्रगति होती है हमारे, तो हमारी भी प्रगति होगी। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट हो गए। कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरेस्ट किसे बोलते हैं? हमारा और पाकिस्तान का इंटरेस्ट कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, यानी पाकिस्तान को हमारा कश्मीर चाहिए और हमें हमारे देश के पास रखना है, हमारा कर्तव्य है कि ये हमारे पास रहे। तो ये झगड़ा है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी झगड़े वाला हित।
तो चाइना के साथ हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरेस्ट है कई सारे, पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरेस्ट है, बाकी भूटान जैसे देश के साथ अच्छे संबंध हैं हमारे, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट है, ठीक है, उनका भी विकास करते हैं हम, अपना भी विकास करते हैं। वेज टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा यानी सुरक्षित रखने के तरीके कौन से हैं? नेशनल सिक्योरिटी इज क्लोजली कनेक्टेड विद ज्योग्राफी बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी इज मोर लाइकली टू बी एंडेंजर्ड बाय नेशंस हु आर ज्योग्राफिकली क्लोजर। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा मुख्यतः भौगोलिक सुरक्षा से कनेक्टेड होती है, ज्योग्राफिकल सुरक्षा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे अधिक जो खतरा होता है वो नेबरिंग कंट्रीज से होता है मोस्टली। A nation must assess the threat to its geographical boundaries and the source of that threat. किसी भी देश को अपने जो भौगोलिक सीमाएं हैं, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसके लिए क्या खतरे हैं उसका अभ्यास करना चाहिए। In order to keep this threat at bay, the nation has to increase its military might. ये जो खतरा है ये नियंत्रण में रखने के लिए अपने किसी भी देश को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी पड़ती है। The nation has to use modern technology to predict the threat, to build weapon systems and modernize and update the defense forces. किसी भी देश को अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था, अपनी सैन्य व्यवस्था की शक्ति बढ़ाने के लिए जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक का उपयोग करना पड़ता है, वेपन सिस्टम्स, शस्त्र बनाने पड़ते हैं, ठीक है, और हमारे सुरक्षा व्यवस्था को मॉडर्नाइज करना पड़ता है, आधुनिकीकरण करना पड़ता है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बाय टेकिंग रिकोर्स टू वॉर इन ऑर्डर टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी ब्रिंग्स इंटरनल पीस इनटू डेंजर। देखिए, जब युद्ध होता है तब राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्गत सुरक्षा, देश के भीतर जो सुरक्षा है उसका भी यानी उसकी भी चिंता करना ये महत्वपूर्ण होता है। Hence, some nations try to get the support of other nations to manage the threat to their national security. इसके कारण कुछ देश जो होते हैं दूसरे देशों की सहायता लेते हैं अपने देश की सुरक्षा करने के लिए। Think and suggest. All countries are not at par with respect to military might. In such a situation, what needs to be done to implement a policy of arms control? देखिए, कुछ देश जो होते हैं काफी वीक होते हैं, तो उनकी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो दूसरे देशों की सहायता लेते हैं। जैसे भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत पर है, इंडियन आर्मी पर है। नेपाल की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी भारत पर है। तो ऐसे दूसरे देशों की सहायता लेते हैं जो छोटे देश होते हैं वो। डू यू एग्री? नेशंस एंटर इनटू आर्म्स रेसेस विद अदर्स इन एन एफर्ट टू इंक्रीज देयर मिलिटरी माइट। आर्म्स रेस यानी शस्त्रास्त्र स्पर्धा, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वेपन्स मैन्युफैक्चर करना, बहुत वेपन्स का स्टॉक खड़ा करना, उसे बोलते हैं आर्म्स रेस। तो ये क्यों करते हैं, दूसरों के साथ रेस क्यों करते हैं आर्म प्रोडक्शन की, वेपन प्रोडक्शन की? ताकि हमारी शक्ति दूसरों से अधिक हो। आर्म्स रेस लीड्स टू फर्दर इंक्रीज इन द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। आर्म्स रेस के कारण, वेपन के स्टॉक के कारण क्या होता है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ते जाती है जो नेबरिंग देश होते हैं उनमें। दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फर्दर इंक्रीजेस द थ्रेट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। जब ये असुरक्षित जो माहौल बढ़ जाता है उसके कारण राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में आती है। इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज डेंजर्स वी नीड आर्म्स कंट्रोल नॉट एन आर्म्स रेस। ये कंट्रोल करने के लिए, ये नियंत्रित करने के लिए हमें वेपन प्रोडक्शन को भी कंट्रोल में रखना चाहिए। आर्म रेस नहीं चाहिए बल्कि आर्म कंट्रोल चाहिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Every nation should try to resolve international conflicts peacefully and by means of negotiations. देखिए, किसी भी देश ने जो है अंतरराष्ट्रीय जो झगड़े हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, चर्चाओं के माध्यम से, ना कि झगड़ों युद्ध के माध्यम से। फॉर दैट द डायलॉग एंड एक्सचेंज बिटवीन द नेशंस शुड इंक्रीज। इसके लिए क्या आवश्यक है, दो देशों के बीच में चर्चा होना आवश्यक है, संवाद होना आवश्यक है। The more the interdependence between nations, more will peace and security will be strengthened. देखिए, अगर दो देश एक दूसरे पर ज्यादा डिपेंडेंट है व्यापारिक संबंधों से, जो भी हो, तो उनके बीच में झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी कम होते जाती है।
Because of these, different platforms and mediums will be available for discussions and negotiations for the purpose of increasing international cooperation. जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है वो बढ़ाने के लिए अलग अलग चर्चा के माध्यम होते हैं, उन वहाँ पर चर्चाएं संवाद करने चाहिए, ठीक है। नेशंस विल ट्राई टू अवॉइड वॉर्स आउट ऑफ फियर ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस। जब दो देशों के बीच में बहुत अधिक व्यापार होता है, बिजनेस होता है, तब कोई वो दो देश कभी भी युद्ध में नहीं जाते, क्योंकि उनको जो है आर्थिक नुकसान होगा। अगर वो युद्ध करेंगे तो उनका बिजनेस में लॉसेस होंगे। 1. व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द अबव पैसेज। इससे हमें यह मैसेज मिलता है कि परस्पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। अगर वॉर टालना है, तो युद्ध टालना है, तो परस्पर सहयोग बढ़ाना चाहिए, परस्पर व्यापार बढ़ाना चाहिए, परस्पर अवलंबित्व यानी डिपेंडेंस बढ़ाना चाहिए। हाउ विल द डायलॉग बिटवीन नेशंस इंक्रीज। अगर आप व्यापार बढ़ाएंगे तो व्यापार के बहाने चर्चाएं भी होंगी, ठीक है, संवाद भी बढ़ेगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक लॉसेस एंड वॉर। देखिए, अगर दो देशों के बीच व्यापार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो दोनों देश अपने ट्रेडिंग के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे, तो इसके कारण वो झगड़ा करने का जो है, युद्ध करने का कम सोचेंगे। India security system. India security system includes the army, the navy and the air force, the three forces that defend the country. भारत की सुरक्षा व्यवस्था में भारतीय थल सेना यानी भूसेना, आर्मी यानी जमीन के जो सैनिक होते हैं वो, जो भूमि पर जो लड़ते हैं वो, द नेवी यानी पानी में जो लड़ते हैं वो, समुद्री वाले, नौसेना जिसे कहते हैं, एयरफोर्स यानी वायुसेना जो हवा में लड़ती है वो। ये 3 फोर्सेस है, 3 सैन्य दल है हमारे देश की सुरक्षा के लिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इज ऑन द आर्मी, वेयर एज द नेवी प्रोटेक्ट्स द कोस्ट लाइन। देखिए, जो भौगोलिक सीमाएं हैं हमारी, जैसे जमीन पर जो सीमाएं हैं उसकी रक्षा हमारी आर्मी करती है, भूसेना करती है, और समुद्र किनारों की, समुद्री सीमाओं की सुरक्षा जो है वो नेवी करती है, नौसेना करती है। द एयरफोर्स इज इन चार्ज ऑफ प्रोटेक्टिंग इंडियाज एयर स्पेस। भारतीय हवाई जो सीमाएं हैं उसका संरक्षण करने का जिम्मेदारी जो है वो भारतीय वायुसेना के पास है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल्स ऑल द 3 फोर्सेस। रक्षा मंत्रालय जो है वो तीनों सेनाओं का नियंत्रण करता है। द इंडियन आर्मी इज वेरी बिग। इंडियन आर्मी सबसे बड़ी है। इट इज नोन एज द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट। एक्चुअली ये जब बुक बनाया था तब का रिकॉर्ड है, लेकिन आज के कंडीशन में 2020 में इंडियन आर्मी इज द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, यानी बाय नंबर ऑफ सोल्जर्स के बारे में भारतीय आर्मी, भारतीय भूसेना जो है वो विश्व में सबसे बड़ी सेना है। इट्स चीफ इज नोन एज द जनरल। जो भूसेना प्रमुख होते हैं उनको जनरल कहते हैं। द चीफ ऑफ नेवी इज नोन एज द एडमिरल, व्हाइल द चीफ ऑफ द एयरफोर्स इज नोन एज एयर चीफ मार्शल। देखिए, नेवी के नौसेना के चीफ को अध्यक्ष को क्या कहते हैं? एडमिरल कहते हैं, और वायुसेना अध्यक्ष को कहते हैं एयर चीफ मार्शल। दीज 3 चीफ्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये जो तीनों प्रमुख होते हैं सेनाओं के, वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर। देखिए, ये आर्मी का चित्र है, ये टैंक है एक, फिर ये नेवी है, लड़ाकू जहाज है, और ये एयरफोर्स वायुसेना का लड़ाकू विमान है, ठीक है। फाइंड आउट सो एज टू अंडरस्टैंड मोर। व्हाट इज अ मिलिटरी रेजिम? डज डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन सच रेजिम्स? मिलिटरी रेजिम यानी उसे कहते हैं जहां पर कहने के, एक तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलिट्री का ही राज चलता है। जैसे हमारा नेबर है पाकिस्तान, तो वहां पर कहने के लिए तो प्रधानमंत्री है, कहने के लिए तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वहां पर जो फाइनल अथॉरिटी होती है, फाइनल डिसीजन जो होता है वो मिलिटरी ही रहती है। जो प्रधानमंत्री होते हैं उसको इतने कुछ अधिकार नहीं होते, यानी मिलिट्री आर्मी चीफ जो कहे वही मानना पड़ता है प्रधानमंत्री को भी, इसे बोलते हैं मिलिट्री चीफ। तो डज डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन सच रीजन्स? नहीं, डेमोक्रेसी तो नहीं रहती, क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के हाथों में अधिकार होते हैं, जैसे हमारे देश में है। हमारे देश में प्रधानमंत्री को फाइनल अथॉरिटी होती है किसी भी बारे में डिसीजन लेने की,
और संसद को, पार्लियामेंट को। लेकिन मिलिट्री रेजिम में ऐसा नहीं होता, आर्मी चीफ होते हैं, यानी वो ही डिसाइड करते हैं। वो अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है, गैर लोकतांत्रिक पद्धति है वो, और किसी भी देश के लिए और उसके पड़ोसियों के लिए भी वो सिस्टम अच्छी नहीं होती। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। हमारे देश के, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, यानी उनको, हमारी तीनों सेनाओं को आदेश देने का सर्वोच्च अधिकार राष्ट्रपति जी को होता है। ये जो होता है वो सेरेमोनियल होता है अधिकार। प्रत्यक्ष अधिकार जो होता है, प्रत्यक्ष अधिकार कौन लागू करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति केवल नामधारी प्रमुख होते हैं, यानी नाम के लिए प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तव में जो अधिकार होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है। The defense forces cannot take any decisions about war or peace without the consent of the president because the latter represents the civil power। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में, हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक देश में जो है, युद्ध शुरू करने के बारे में या युद्ध समाप्त करने के बारे में जो है सेना प्रमुख नहीं डिसाइड कर सकते कभी भी, बल्कि जो लोक नियुक्त होते हैं प्रतिनिधि, यानी इलेक्टेड जो होते हैं, यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनको अधिकार होता है हमारे देश में दूसरे देशों के साथ युद्ध शुरू करने का या शांति घोषित करने का, युद्ध समाप्त करने का या शुरू करने का। क्योंकि जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो सिविल पावर होते हैं। डेमोक्रेसी में नागरिकों के हाथों में सत्ता होती है, शक्ति होती है। इसके कारण सिविल यानी नागरिक, तो नागरिकों के हाथों में सत्ता होती है। अगर मिलिट्री प्रमुख ही निर्णय लेने लगे पाकिस्तान जैसा, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा, लोकतांत्रिक नहीं होगा। इन अ डेमोक्रेसी सिविल लीडरशिप इज कंसिडर्ड सुपेरियर टू मिलिटरी लीडरशिप। किसी भी लोकतंत्र में जो है नागरिक जो लीडरशिप होती है उसको मिलिटरी लीडरशिप के ऊपर माना जाता है। यानी इलेक्टेड जो लोग होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, जो चुने हुए लोग होते हैं, प्रतिनिधियों को मिलिटरी अध्यक्षों से ऊपर माना जाता है, क्योंकि वो लोगों ने चुने हुए हैं। मिलिट्री अध्यक्ष जो होते हैं, सेना प्रमुख जो होते हैं, वो लोगों ने चुने हुए नहीं होते। Many measures are taken so that all three defense forces in India's security system are adequately modernized। पहले तो बहुत सारी समस्याएं थी हमारी सुरक्षा की, यानी डिफेंस फोर्सेस के, हमारे सेनाओं की, लेकिन 2014 के बाद जो है भारतीय सुरक्षा व्यवस्था में काफी मॉडर्नाइजेशन किया गया है। 2014 से पहले हमारे सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक नहीं थे, यानी बहुत से सैनिक हमारे केवल बुलेट प्रूफ जैकेट्स ना होने के कारण गोलियां लग के मारे जाते थे। लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, तब से बुलेट प्रूफ जैकेट्स प्रोवाइड तो किया ही है, लेकिन हम पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में बुलेट प्रूफ जैकेट्स प्रोड्यूस करने में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बन चुके हैं अब। पहले तो ऐसे ही यानी जान दे देते थे सैनिक गोली लगकर, तो अभी बहुत बेहतर अवस्था है। फॉर दिस सम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैव बीन सेट अप। इसके लिए काफी रिसर्च किया जाता है मॉडर्नाइजेशन के लिए। मेनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैव आल्सो बीन सेट अप इन आवर कंट्री टू ट्रेन द पर्सनल ऑफ ऑल रैंक्स ऑफ आवर डिफेंस फोर्सेस सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर टास्क कॉम्पिटेंटली। देखिए, कई सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, प्रशिक्षण केंद्र होते हैं हमारे देश में, ताकि जो सैनिक है हमारे सभी लेवल के, उनको ट्रेनिंग दी जा सके, प्रशिक्षण दिया जा सके, ताकि उनको लड़ने का अच्छा अनुभव दिया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, द नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA एट पुणे एंड द नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC एट दिल्ली एटसेट्रा। ये इसके कुछ उदाहरण हैं। NDA जो है दिल्ली पुणे में है और NDC जो है वो दिल्ली में है। पैरामिलिटरी फोर्सेस, अर्धसैनिक दल कहते हैं उन्हें, अर्धसैनिक बल। There are paramilitary forces to help the defense forces in India। देखिए, सेनाओं को सपोर्ट करने के लिए, मुख्य मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए पैरामिलिटरी फोर्सेस होते हैं। दे आर नाइदर कंप्लीटली मिलिट्री फोर्सेस नॉर कंप्लीटली सिविल फोर्सेस। वो पूरी तरीके से सैन्य बल नहीं होते, ना ही पूरी तरीके से नागरिक बल होते हैं। वो आधे सैनिक होते हैं, आधे नागरिक होते हैं। यानी
हेंस दे आर कॉल्ड पैरामिलिटरी फोर्सेस, इसके कारण उन्हें अर्ध सैनिक बल कहा जाता है। देयर मेन टास्क इज टू हेल्प द डिफेंस फोर्सेस, जब बहुत ही तीव्र युद्ध चल रहा है तब अगर सैनिक कम पड़ रहे हैं तो तब इनको भेजा जाता है सीमा पर लड़ने के लिए। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कोस्टल गार्ड, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स आर सम ऑफ द पैरामिलिटरी फोर्सेस। जब यानी जब शांति होती है, जब वॉर वगैरह नहीं चलता, तब भी इनको ये ऐसे दल है अलग अलग। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल, यानी बॉर्डर पर इलीगल आने जाने वाले लोगों को कंट्रोल करने के लिए। कोस्ट गार्ड यानी समुद्री मार्गों से अगर कोई टेररिस्ट आते हैं, जैसे 26/11 में आए थे, वैसे कंट्रोल करने के लिए। फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी पुलिस फोर्स होती है जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंडर। अगर देश के अंतर्गत कोई समस्याएं आती है तब ये यूज किया जाता है। रैपिड एक्शन फोर्स ये तब यूज किया जाता है जब कोई संकट आता है, यानी तूफान आता है या फिर भूकंप आता है, तब मदद पहुंचाने के लिए इसकी मदद ली जाती है। The paramilitary forces are responsible for the security of important locations like railway stations, oil depots, वाटर रिजर्व्स एटसेट्रा। पैरामिलिट्री फोर्स की किन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन की सुरक्षा, ऑयल डेपो यानी ऑयल का क्रूड ऑयल जहां पर रखा जाता है वहां पर, फिर वाटर रिजर्व्स पानी के डैम्स वगैरह होते हैं। कई बार क्या होता है, टेररिस्ट जो होते हैं वो डैम पर अटैक करते हैं, इसके कारण डैम टूट जाता है और पूरा गांव जो है वो पानी में डूब जाता है, तो ये काफी खतरनाक होता है। इसके कारण डैम्स की सुरक्षा करने के लिए वगैरह इनको लगाया जाता है। सिमिलरली दे प्ले अ रोल इन मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स वेदर नेचुरल और मैन मेड। वो दुर्घटनाओं के समय भी मदद करते हैं, जैसे भूकंप हो या तूफान हो या बाढ़ हो, ऐसी। The responsibility of protecting the country's international borders during peace time also rests with the paramilitary forces. जब शांति होती है, जब युद्ध नहीं चलता, तब देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा करना भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी पैरामिलिट्री फोर्स के अंडर आता है। The border security force performs tasks like creating a sense of security in the minds of people living in areas near the border, preventing smuggling, patrolling the border, etc. देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होती है, सीमा सुरक्षा बल जिसे कहते हैं, तो उनका क्या काम होता है, लोगों के बीच में सुरक्षा का वातावरण निर्माण करना, जो बॉर्डर के पास रहते हैं, सीमावर्ती इलाकों में जो रहते हैं वो। स्मगलिंग जो होती है, कई बार सीमाओं से ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, बहुत से जो अवैध चीज़ें होती है, जो पाबंदी होती है हमारे देश में, उनकी लेन देन होती है, उसको भी रोकना होता है उनका काम। फिर पेट्रोलिंग द बॉर्डर यानी जो गश्ती की जाती है बॉर्डर की, यानी पेट्रोलिंग की जाती है, उसका भी काम होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। The Coast Guard has been created to protect India's oceanic borders. भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं उसकी रक्षा के लिए कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई है। The Coast Guard carries out tasks like protecting the fishing occupation within the Indian maritime borders, preventing smuggling along the sea routes, etc. देखिए, भारतीय कोस्ट गार्ड की क्या काम है, एक तो फिशरमैन, हमारे देश के सीमाओं में जो फिशरमैन होते हैं उनको गाइड करना, उनकी सुरक्षा करना, समुद्री मार्गों से जो स्मगलिंग होती है उसको रोकना। द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हेल्प्स द एडमिनिस्ट्रेशन इन वेरियस स्टेट्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जब पुलिस कम पड़ते हैं, राज्य की पुलिस कम पड़ते हैं, तब कई बार CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स उनको लगाया जाता है। कई बार कब स्पेशली जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं, चुनाव होते हैं, तब इनको लगाया जाता है। द रैपिड एक्शन फोर्स परफॉर्म्स द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग पीपल्स लाइव्स टू नॉर्मलसी बाय मूविंग इन क्विकली इन इंसिडेंट्स ऑफ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी सच एज बॉम्ब ब्लास्ट और राइट्स। देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स कब आते हैं, जब कोई दुर्घटना घटती है, यानी देश की सुरक्षा के मामले में जब दुर्घटना घटती है, जैसे कोई टेररिस्ट अटैक होता है यानी बॉम्ब ब्लास्ट होता है या कोई दंगे होते हैं, तब इनको लगाया जाता है।
The National Cadet Corps, that is NCC, has been established with the purpose of instilling among students the love of discipline and military training. NCC की स्थापना जो है बच्चों के बीच में, आप जैसे बच्चों के बीच में राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़े, सेना में ज्वाइन करने की इच्छा बढ़े, जो है अनुशासन शिस्त बढ़े, इसके कारण ये शुरू किया गया है एनसीसी। बॉय एंड गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस कैन ज्वाइन द एनसीसी। स्कूल में जाने वाले, कॉलेजेस में जाने वाले जो बच्चे हैं वो एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। होम गार्ड्स, गृह रक्षक दल इन्हें कहा जाता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। स्वतंत्रता मिलने से पहले ही इस संगठन का स्थापन किया गया था। सिटीजन्स कैन ज्वाइन द होम गार्ड एंड असिस्ट इन द डिफेंस ऑफ द कंट्री। होम गार्ड ज्वाइन करके जो है देश की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं नागरिक। एनी सिटीजन, मैन और वुमन बिटवीन द एजेस ऑफ 20 to 35 कैन ज्वाइन द होम गार्ड्स। 20 से 35 वर्ष के जो आयु के लोग हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, वो होम गार्ड में ज्वाइन कर सकते हैं। दिस फोर्स हैज द फॉलोइंग टास्क: मेंटेन पब्लिक सिक्योरिटी, सप्लाई ऑफ मिल्क, वाटर एंड अदर इसेंशियल सर्विसेज ड्यूरिंग राइट्स और स्ट्राइक्स, to regulate traffic, to help people at the time of natural disasters like floods, earthquakes, etc. इनका काम क्या होता है? जो पब्लिक सिक्योरिटी है, जो सार्वजनिक सुरक्षा है, उसका रक्षण करना। जब कोई दुर्घटना घटती है, जैसे दंगे हो या हड़ताल हो यानी स्ट्राइक हो, या फिर क्या कहते हैं उसे, बाढ़ आई हो, तूफान आए हो, उसके समय जो जीवन आवश्यक वस्तुएं होती है उनका सप्लाई मैनेज करना, यानी दूध हो, पानी हो, इनका सप्लाई मैनेज करना, ये उनका काम होता है। चैलेंजेस टू इंडिया सिक्योरिटी, भारतीय सुरक्षा के लिए क्या चुनौतियां हैं वो देखेंगे। राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान एंड चाइना हैव ट्राइड टू थ्रेटन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। देखिए, हमने कभी किसी पर स्वयं से आक्रमण नहीं किया, लेकिन इन दो देशों ने हमसे हमेशा बुरा चाहा है, पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान चाहकर भी हमारा बुरा नहीं कर सकता, लेकिन चीन काफी शक्तिशाली देश है, तो इसके कारण हमारे हाथ में, हमारे देश के सैनिक तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में भी बहुत सी बातें हैं। जैसे आप टिकटॉक जो है अनइंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो चाइनीज ऐप है। जो भी चाइनीज ऐप हो उसे आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। चाइनीज वस्तुएं लेना कम कर दे या जहां तक हो सके रोक दे, ठीक है। अगर आप मोबाइल लेना चाहते हैं तो मेड इन चाइना ना ले, मेड इन इंडिया या दूसरा ले। मेड इन इंडिया भी अगर हो तो दूसरे कंपनियों का ले, जो चाइनीज कंपनियां नहीं है उनका ले, ठीक है। There are several disputes between India and Pakistan. For example, the Kashmir issue, disputes over river water sharing, the problem of infiltrations, dispute over the border, etc. भारत और पाकिस्तान के बीच में कई सारे विवाद है, जैसे कश्मीर का विवाद, फिर है नदियों का पानी जो शेयर करना है उसके बारे में विवाद है, फिर टेररिस्ट जो भेजते रहते हैं पाकिस्तान से वो एक समस्या है, ठीक है। फिर बॉर्डर पर भी समस्या है, ठीक है। India has continually tried to solve these issues through discussion and negotiations. भारत ने हमेशा से संवाद से, चर्चाओं से ये समस्याएं सॉल्व करने की कोशिश की है। You will study Indo-Pakistan relations in chapter 6. इसके बारे में हम छठे पार्ट में पढ़ेंगे। India and China are important countries in Asia. In 1962, we have had to go to a war with China. भारत और चीन के बीच में 1962 में युद्ध हुआ था, और जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के कारण, उनकी बुरी नीतियों के कारण, उनके लापरवाही के कारण हम वो युद्ध हार गए। हमारे सैनिक काफी शूर थे, अच्छे लड़े वो, लेकिन हमारे राजनेता थे, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी गलतियों के कारण हम वो युद्ध हार गए, और उसके कारण हमारा आज भी बहुत सा इलाका जो है उनके कब्जे में है, चीन के अभी भी। As China is trying to establish its own hegemony over countries that are India's neighbors, there are tensions in Sino-Indian relations. देखिए, चीन जो है हमारे जो पड़ोसी देश है उनके ऊपर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, उनको अपने कब्जे में लेना चाहता है, और धीरे धीरे भारत पर दबाव बढ़ाना चाहता है। हेगेमनी यानी डोमिनेशन।
तो इसके कारण साइनो इंडियन रिलेशंस कई बार बिगड़ते हैं। साइनो यानी चाइनीज और इंडियन रिलेशन। देयर इज ऑल्सो अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ओवर देयर बॉर्डर्स। चाइना की ऐसी पॉलिसी है कि अपने बॉर्डर्स हमेशा फैलाते रहो, बढ़ाते रहो, लोगों का एरिया अपने कब्जे में लेते रहो, ऐसा है। उसके सभी पड़ोसियों के साथ ऐसे ही झगड़े हैं। तो भारत को काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है और भारतीयों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। अलर्ट, इंडिया सिक्योरिटी इज नॉट ओनली थ्रेटन बाय आउटसाइड पावर्स बट ऑल्सो फ्रॉम विद इन। भारतीय सुरक्षा को बाहर से ही यानी खतरा है ऐसा नहीं है, अंदर से भी कई सारी चुनौतियां हैं। इट इज नॉट जस्ट द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी दैट इज इंपॉर्टेंट एनी मोर। देखिए, ये ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया इसमें, बाहरी सुरक्षा और अंतर्गत सुरक्षा। इसमें रिलीजन, रीजनलिज्म, सेवरल रिबेलियस मूवमेंट्स बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, रेस, इथनिसिटी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आर क्रिएटिंग इंस्टेबिलिटी। देखिए, कई सारी समस्याएं हैं, जैसे अलग अलग संप्रदाय के लोग लड़ते हैं धर्म, फिर अलग अलग रीजन के लोग लड़ते हैं, फिर जो है अलगाववाद मूवमेंट्स होते हैं कई बार, यानी देश से अलग होने की मूवमेंट्स होती है, जिनको कई बार चाइना पैसे और वेपन्स देता है। जो अलगाव चाइनीज यानी कश्मीर के जो टेररिस्ट होते हैं, या नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा नक्सलवादी जो होते हैं, माओवादी वगैरह, जो कम्युनिस्ट एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उनको कई बार पैसे देता है चाइना और हमारे देश में अशांति फैलाने के लिए। तो ये भी समस्याएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नक्सलाइट मूवमेंट इज अ थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। नक्सलाइट आंदोलन जो है, ये जो एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिस्ट लोगों का जो आंदोलन है, उनकी हमारे भारतीय आंतरिक सुरक्षा के लिए काफी बड़ी समस्या है। टेररिज्म इज द बिगेस्ट चैलेंज टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। जो आतंकवाद है वो भारतीय अंतर्गत सुरक्षा के लिए काफी बड़ी चुनौती है। इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड इंडिया इज मेकिंग एफर्ट्स टू एंड टेररिज्म। अभी भारत शासन की बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी के कारण टेररिज्म काफी कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन खतरा टला नहीं है। ह्यूमन सिक्योरिटी, इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी चेंज्ड एंड बिकेम ब्रॉडर। जब कोल्ड वॉर समाप्त हो गया, शीत युद्ध, तो बाद में देश की सुरक्षा के मायने बदल गए और ज्यादा ब्रॉड हो गए। National security is not just the security of the country but also the people living in it, because security is ultimately for the people. देश की सुरक्षा यानी केवल सीमाओं की सुरक्षा करना इतना ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि देश के नागरिकों की भी सुरक्षा करना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि देश के नागरिक सर्वोच्च है, तो उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। Hence, human security refers to human centric thinking. मानवीय सुरक्षा यानी मानव केंद्रित सुरक्षा, मानव को केंद्र में रखकर, देश के नागरिकों को सेंटर में रखकर विचार होना चाहिए। इन ह्यूमन सिक्योरिटी इट इज एक्सपेक्टेड दैट ह्यूमन बीइंग्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेंजर्स एंड दे शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड डेवलपमेंट। देखिए, क्या होता है ह्यूमन सेंट्रिक प्रोटेक्शन, यानी क्या होता है कि देश के नागरिकों की सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। जैसे क्या उनको खतरे हो सकते हैं, टेररिज्म हो, या बाहर से आक्रमण हो, या भूकंप हो, या तूफान हो, बाढ़ हो वगैरह, तो उनका उनसे प्रोटेक्शन करना, सुरक्षित रखना, उनको अच्छा एजुकेशन देना, उनके स्वास्थ्य की पर यानी फिक्र करना, उनका विकास करना, ये सब चीजें आती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी also includes the idea that a conducive environment should be created for everybody to live a respectable life by overcoming illiteracy, poverty, superstition, backwardness, etc. देखिए, नागरिकों की सुरक्षा किस में आती है? जो इन सब चीजों से तो सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन उनकी इलिटरेसी, अशिक्षा कम करनी चाहिए, गरीबी कम करनी चाहिए, अंधश्रद्धा कम करनी चाहिए, ठीक है, पिछड़ापन कम करना चाहिए। अगर वो बेहतर नागरिक बनेंगे तो आपका एक संपत्ति बनेंगे देश के। अगर नागरिकों के पास जीने लायक ही कुछ नहीं रहा तो उन्हें केवल जीवित रखने के लिए सुरक्षा, मिलिट्री बढ़ाते रहना, उससे कोई मतलब नहीं है। उनकी
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करना ये आवश्यक है। ह्यूमन सिक्योरिटी नेसेसिटेट्स द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शंस। जो पिछड़े लोग हैं, जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनकी सुरक्षा करना भी काफी महत्वपूर्ण होता है। चैलेंजेस टू ह्यूमन सिक्योरिटी, मानवीय सुरक्षा के लिए क्या चुनौतियां हैं? फर्स्ट, द बिगेस्ट चैलेंज टू ह्यूमन सिक्योरिटी इज दैट ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म का पीक पॉइंट टेररिस्तान कहते हैं उसे। टेररिज्म टारगेट्स कॉमन इनोसेंट पीपल, जो जिनका कोई गुनाह नहीं होता, कोई गलती नहीं होती, जिन ऐसे नागरिकों को मारा जाता है टेररिस्ट द्वारा। इट एम्स एट क्रिएटिंग टेरर और फियर इन देयर माइंड्स सो दैट दे बिगिन टू फील इनसिक्योर। उनके मन में, नागरिकों के मन में डर का माहौल पैदा किया जाता है, भय का माहौल पैदा किया जाता है और उनको हमेशा डर में रखा जाता है। Thus, in order to protect human security, it is necessary to put an end to terrorism. तो मानवीय सुरक्षा के लिए आतंकवाद का अंत करना आवश्यक है। Discuss. Do you think that only a democratic form of government can maintain human security? Which points will you present in a discussion? देखिए, लोकतांत्रिक जो शासन पद्धति होती है वो निर्दोष नहीं होती, यानी विदाउट फॉल्ट्स नहीं होती, लेकिन सबसे कम दोषों वाली होती है, यानी सबसे लीस्ट फॉल्टी सिस्टम होती है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो भी देश डेमोक्रेटिक होते हैं वो अपने नागरिकों के लिए तो बेहतर होते ही है और अपने पड़ोसी देश और दूसरे देशों के लिए भी अच्छे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, एक भी देश स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं है। इसके कारण हमारे देश को सभी नेबर्स से नियरली देते हैं। तो डेमोक्रेसी इज ऑलवेज बेटर फॉर द पीपल ऑफ इट्स कंट्री एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो। What efforts could be made at the level of the family for ensuring human security? देखिए, फैमिली लेवल पर देखिए सुरक्षा का इंतजाम किया जाना चाहिए, यानी बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए लड़ने की वगैरह, ठीक है। सेकेंड, पोल्यूशन एंड अदर चेंजेस इन द एनवायरमेंट हैव थ्रेटन ह्यूमन लाइफ। देखिए, प्रदूषण भी एक काफी महत्वपूर्ण समस्या है जिसके कारण मानवीय जीवन को काफी खतरा उत्पन्न हुआ है। डिसीजेस लाइक एड्स, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, इबोला हैव प्रेजेंटेड अ बिग चैलेंज। अभी तो कोरोना, ये भी एक नाम ऐड करना पड़ेगा, जो गिफ्ट बाय चाइना है, चाइना की ओर से दिया हुआ है ये कोरोना। ये स्वाइन फ्लू भी चाइना की ओर से दिया हुआ है। तो ये जो है ये काफी बड़े चुनौतियां हैं मानवीय सुरक्षा के लिए। प्रोटेक्टिंग ह्यूमन बींग्स फ्रॉम सच डिसीजेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फैक्टर ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। मानवीय सुरक्षा के लिए इन संकटों से भी सुरक्षित रखना, ऐसे बीमारियों से भी सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। व्हाट डू यू थिंक? इंक्रीजिंग वायलेंस इन सोसाइटी इज एंडेंजरिंग ह्यूमन सिक्योरिटी। व्हाट काइंड ऑफ पीस प्रोसेसेस शुड बी क्रिएटेड सो एज टू प्रिवेंट वायलेंस फ्रॉम ग्रोइंग? देखिए, वायलेंस, हिंसा बढ़नी नहीं चाहिए समाज में, क्योंकि मानवीय सुरक्षा के लिए वो खतरनाक होता है, ठीक है। तो हिंसा कम करनी चाहिए। लोगों के मन में नफरतें भरी हुई है एक दूसरे के बारे में, तो नफरतें कम करनी चाहिए। द्वेषपूर्ण भावना कम होनी चाहिए, ठीक है। हम सब एक ही देश के नागरिक हैं, हमें सबको मिलजुल कर रहना है, ठीक है। लेकिन अन्याय के विरोध में आवाज उठानी है, लेकिन हिंसक तरीके से नहीं। डेमोक्रेसी में हिंसा नहीं होनी चाहिए। जहां पर हिंसा होती है वहां डेमोक्रेसी टिक नहीं पाती। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड इंडियाज डिफेंस सिस्टम। इस पाठ में हमने भारत की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ा। वी हैव ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द चेंज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी टू ह्यूमन सिक्योरिटी। हमने धीरे धीरे इस संकल्पना जो है, कॉन्सेप्ट जो है, बदलाव होते हुए देखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर मानवीय सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। In the next chapter, we shall study the United Nations and international organization. We shall understand what efforts it makes to ensure human security. मानवीय सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसकी क्या भूमिका रही है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है।